ठीक है, पहली हेडिंग डालिए, स्टार्ट करिए। टॉपिक है आपका 5 टेक्नोलॉजी। मैंने आपको लिस्ट दिखवा दी थी ना, आज पहली टेक्नोलॉजी कवर कर देंगे, स्टार्ट करेंगे, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी शुरुआत करिए, स्टार्ट करती है। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होता है? अंतरिक्ष तकनीकी समथिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। स्पेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते हैं। पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, बेसिक फिनोमिना। देखो, स्पेस तुम्हारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली आपको कैसे आ जाते हैं? मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डैश रिसेंट लॉन्चिंग। मेंस के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो रिसेंट लॉन्चिंग डैश, रिसेंट लॉन्चिंग डैश। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से, मतलब अगर मैं मेंस की बात करता हूं, ध्यान से समझना, तो मेंस में क्वेश्चन बनते हैं रीसेंट लॉन्चिंग के। रीसेंट लॉन्चिंग का मतलब अभी किसने लॉन्च किया है। इसमें दो चीजें होती हैं, या तो लॉन्च बाय नासा या फिर लॉन्च बाय इसरो। तो पॉइंट यहां पे हुआ कि दुनिया भर के बाकी जितने भी स्पेस एजेंसी हैं हमें उनको कवर नहीं करना है। इसरो और नासा, अगर नासा की लॉन्चिंग है और इसरो की लॉन्चिंग, तो ज़्यादातर बेनिफिट के क्वेश्चन, मतलब अगर इसकी बात करता हूँ तो लगभग 80% क्वेश्चन आपको यहीं से लॉन्चिंग के आएंगे, ठीक है। अगर इसरो के आते हैं तो दो तीन चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले इसका कवर करना है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। दूसरा कवर करना है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें समझना, फिर आएंगे हम फैक्ट्स पे। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में मान लीजिए जी सैट लॉन्च किया गया है। जी सैट एक तरीके का सैटेलाइट होता है, आगे पढ़ोगे। इस जी सैट में 70 20 10 70 जो सेट, ये टोटल नंबर क्या हैं? ये आपके सैटेलाइट्स हैं। ये सब आपके क्या हैं? सैटेलाइट है। कितने? इतने, जिसमें से 70 किसके हैं? भारत के हैं। 20 मान लीजिए सार्क के हैं, SAARC, और 10 कोई भी कंट्री, एक्स कंट्री ले लेता हूं, कोई कंट्री। ऐसा होता है। कल मैंने एक एजेंसी का नाम बताया था जो इसको करती है, उसका नाम क्या था? कल एक एजेंसी का नाम बताया था जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू देखती है, जो इसरो की, जो कौन सा कितने में भेजना है उसका पैसा हिसाब किताब रखते हैं, बताया गया था। हाँ, एंट्रिक्स, वेरी गुड, पढ़ लीजिए थोड़ा सा सीरियस होके। अब देखिए, समझिए क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन मैं कह रहा हूं अगर बनेगा पॉलिटिकल एस्पेक्ट, तो लॉजिक बात है, अगर सार्क है, इसके 20 सैटेलाइट हैं, तो लॉजिक बात है इसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन हम लोग इस सैटेलाइट के थ्रू सार्क कंट्री को देंगे। सार्क तो जानते होगे तुम लोग, सार्क तो सुने होगे कंट्री। तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन को इनको देंगे, तो लॉजिक बात है इंडिया और सार्क के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इस वाले एस्पेक्ट्स में कवर हो रहे हैं। बस सीधी बात है। तो इसलिए इसको किस में डाला गया है? मेंस में। समझ गए बात? तो अगर पूछेगा रिसेंटली जो लॉन्चिंग हुई है उस लॉन्चिंग के पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझाइए, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट का मतलब समझ में आया हमारा। अभी है ऐसा, सार्क के बाकायदा सैटेलाइट लॉन्च किया था इसरो ने, उसमें पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट बोला कि हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों ने मना कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो अलग बात होती है। बट बाद में फिर पाकिस्तान ने, जब ये चिनाब बिनाब वाला इशू हुआ, तो उसके बाद में पाकिस्तान ने खुद बोला था कि नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि लॉजिक बात है ना, आपके पास उतना पैसा नहीं है। तो पहली चीज पॉलिटिकल। दूसरा इंपैक्ट मैंने क्या बता दिया? इकोनॉमिक इंपैक्ट। इकोनॉमिक का मतलब सीधी बात है अर्निंग। भारत सरकार की अच्छी खासी अर्निंग होती है, सैटेलाइट लॉन्चिंग में पैसा लगता है बहुत ज्यादा। जैसे इंडिया जब अपने सैटेलाइट को लॉन्च करता था पहले, तो वो लॉन्च करता था, जगह का नाम है फ्रेंच गुयाना, सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, ठीक है। यहां से लॉन्च करता था। तो अब से सेम कहानी समझिए, मैं आपको समझाता हूं क्या कह रहा हूं मैं। देखो, साउथ अफ्रीका नहीं यार, यहां पे साउथ अमेरिका जब आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका के इस मैप में एक चीज नोटिस कीजिए। यहां पे देखो, देखो यहां पे लिखा हुआ है फ्रेंच गुयाना, दिख रहा है?
तो ये वो कंट्री है जहां से हम, यहां लिखा हुआ ब्रैकेट में फ्रांस है, तो ये वो कंट्री था जब हम अपने लॉन्चिंग करते थे तो यहां से लॉन्चिंग करते थे। तो सिंपल बात है, ये है आपका वर्ल्ड मैप, ये है आपकी 0 डिग्री की लाइन, दैट इज कॉल्ड जीएमटी। यहां पर है भारत, यहां से निकलती है 0 डिग्री की इक्वेटर, तो इंडिया आपका अप्रोक्सीमेट यहां पर है जो टच नहीं करता है, और यहां पर ये जो इक्वेटर है ये लगभग बीचों बीच से काटती है, ठीक है, ऐसे करके। तो समझो इंडिया के सैटेलाइट इस जगह से लॉन्च हो रहे हैं, तो लॉजिक बात है खर्चा बढ़ गया होगा कि नहीं होगा। अब सेम कहानी, भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि वो दुनिया भर के सैटेलाइट को खुद से, आपको ये मत सोचना कि गरीब देशों के सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, यूरोप के सैटेलाइट लॉन्च करता है इंडिया। अब सोच के देखो, यूरोप के पास खुद की अपनी एजेंसी है भाई, सीधी बात है, बट यूरोप के क्यों करेगा? उसका एग्जांपल कल मैंने तुम लोगों को समझाया था मूवी के थ्रू, याद है कि भाई सीधी बात है, यूएस ने, नासा ने एक सैटेलाइट भेजा चंद्रमा पे, उसकी कॉस्टिंग कितनी बताई थी मैंने मूवी की? 32 CR, याद है, 3200 करोड़। और अपने यहां का जो मंगलयान था दैट इज 600 CR। तो एक चीज समझो, अगर इतनी कॉस्टिंग में, लॉजिक समझो, डिफरेंस समझो, ये किसने भेजा? नासा ने, मतलब नॉर्मली यहाँ पे हॉलीवुड की एक मूवी बनी है, तो लॉजिक बात है जो भेजा गया होगा उससे ज्यादा ही हुआ होगा, और हमारे यहाँ पे इंडिया का ये है। तो एक चीज सोचो, किसी भी देश का अगर पैसा बच रहा है तो क्यों ना उस देश से भेजे जो सस्ता है। दिक्कत क्या है? तो यूएन, यूरोप, नासा, ग्लोनास, जितनी भी एजेंसीज हैं, उन सभी एजेंसी इंडिया के साथ टाई अप करके भारत के सैटेलाइट के साथ ही भेज रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई सीधी बात, अगर सस्ता पड़ रहा तो बुरा थोड़ी है भाई। आप होलसेल में माल खरीद रहे हैं, अगर आपको माल सस्ता पड़ रहा तो जबरदस्ती काय रिटेल में खरीदो जा करके, ठीक बात है। तो इसीलिए मैंने समझा दिया। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपैक्ट, ये दोनों इंपैक्ट को कवर करेंगे मेंस के लिए, तो वो नीड नहीं है। तो दूसरी चीज, अब आते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के लिए कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिए। सेम, पहला है रीसेंट लॉन्चिंग, दूसरी चीज है डेट, तीसरी है, थर्ड इज एजेंसी, फोर्थ इज कंट्रीब्यूटिंग कंट्री, सहयोगी देश, पांचवा एरिया। एरिया का मतलब होता है किस एरिया पर, क्योंकि सारे सैटेलाइट सारी चीजों के लिए नहीं होते ना, कुछ मैंने कल बताया था बायोमेट्रिक होते थे, कुछ आपके नेविगेशन के थे, कुछ याद है उसके क्या नाम, क्लाइमेट वगैरह के थे, तो अलग अलग होते हैं। ये 5 एरिया कवर करिए प्रीलिम्स के लिए, ऑलमोस्ट रिसेंट लॉन्च बाय नासा या फिर इसरो, ठीक हो गया। तो दुनिया भर के सैटेलाइट की लॉन्चिंग आपको कवर करनी नहीं है। कितने कवर करने हैं? तो मोटा मोटी कह दूं तो अप्रॉक्सीमेट लास्ट 1 ईयर के, 1 साल के सैटेलाइट लॉन्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, लोड हो गया। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। पहली हेडिंग डालिए, स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी। पहली 3 चीजें समझिए। 3 वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है यूनिवर्स, सुना होगा आपने सभी ने, यूनिवर्स। दूसरा होता है कॉस्मॉस, थर्ड इज स्पेस। ये तीनों वर्ड आपने ध्यान दिए होंगे, नाम तो सुने ही होंगे आपने तीनों के। यूनिवर्स को बोलते हैं ब्रह्मांड, कॉस्मॉस को बोलते हैं अंतरिक्ष, और स्पेस को बोलते हैं आकाश। क्लियर हो गया? पॉइंट यहां पे है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, तीनों में क्या क्या आपको लगता है डिफरेंस होता है, एक एक लाइन में अगर आपको आइडिया पता है तो बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, प्रॉपर है चीजें। कॉस्मॉस किसको बोलेंगे? पहले यूनिवर्स बताइए, यूनिवर्स किसको कहेंगे? वेरी गुड, बट डेफिनेशन और थोड़ी सी क्लियर करो, ठीक बात है। ये मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, सबसे बड़ा उससे छोटा ही है, तो इसका मतलब उसके अंदर ऐसे आएगा, ठीक बात है। फिर भी डिफाइन करो, हम लोग यूनिवर्स में हैं यूनिवर्स के पार्ट, कॉस्मॉस के हैं, कॉस्मॉस के पास पक्की बात, स्पेस के नहीं, यही गड़बड़ है चीजें, ठीक है। चलिए लिखिए, यूनिवर्स में पॉइंट लिखिए, पहला बेसिक डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, आपने वर्ड सुना होगा वेदर और क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट दोनों में सिमिलर चीज होती है, एरिया का फर्क पड़ता है। जब भी आप कंपेयर करेंगे किसी भी एरिया को दूसरे एरिया से, तो जो लार्जर एरिया होगा उसका क्लाइमेट होगा और छोटे एरिया का वेदर होगा। एग्जाम्पल है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद का क्लाइमेट है, अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो। बात समझ में आ गई?
गाजियाबाद का मौसम कैसा है, ये वर्ड ठीक है, बट इन इंग्लिश में इसको गाजियाबाद का वेदर मत बोलिए, क्योंकि कंपैरिजन जब किया जाता है, जैसे गाजियाबाद का मौसम यूपी के मौसम की तुलना में कम ज्यादा है, तो यहां पे दोनों टर्म आ गए, एक वेदर, एक क्या क्लाइमेट। तो यहां पे द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज बेटर और लेजर देन दैट ऑफ गाजियाबाद। ठीक बात। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को गाजियाबाद से स्टार्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, द वेदर ऑफ गाजियाबाद। अब आया समझ में, जब कंपैरिजन किया जाता है तो वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस आता है। सेम कहानी यहां पर है। तो यूनिवर्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, हर एक चीज जो दिखती है स्लैश नहीं दिखती है, दोनों चीजें एक लाइन में समझ में आ गया। तो यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ, ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सारी चीजें किसके अंदर आ गई, यूनिवर्स के अंदर आ गई। डैश एग्जाम्पल, एनर्जी ऊर्जा, मैटर पदार्थ, टाइम समय। क्लियर होगा। बाकी फुटकर की चीज जो दिख रही है वो तो कॉमन दिख रही है, ठीक है। ये कहलाता तुम्हारा यूनिवर्स। दूसरा ये कॉस्मॉस, कॉस्मॉस द सिस्टम, द सिस्टम गवर्न्ड बाय लॉ, द सिस्टम गवर्न्ड बाय लॉ, एक ऐसी व्यवस्था जो कानून द्वारा, लॉ मतलब रूल्स की बात हो रही है, एक ऐसी व्यवस्था जो नियमों द्वारा गवर्न की जाती है, रेगुलेट की जाती है। ये किसके ब्रैकेट, लॉ में ब्रैकेट में लिखेगा स्पेस लॉ। नियमों के तहत कौन से नियम होंगे, अंतरिक्ष के नियम होते हैं जो। तीसरा स्पेस, स्पेस द एरिया, द एरिया वेयर, द एरिया वेयर ऑब्जेक्ट्स, द एरिया वेयर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट एंड मूव, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वस्तुएं रहती हैं और मूव कर सकती हैं। कुछ कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है, बेसिक डिफरेंस बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, पूछा नहीं है फिर भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो सबसे बड़ा जो टर्म हो गया ब्रह्मांड, यूनिवर्स को सीधी बात है हम लोग यूनिवर्स के पार्ट हैं, सही बात है, बिल्कुल है पार्ट है। लेकिन हमें जो स्पेस, देखो ये है अर्थ, अर्थ के जब हम ऊपर चलेंगे, अर्थ से रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो अर्थ का क्या कहलाएगा, स्पेस। ध्यान से, इसीलिए हम लोग स्पेस का पार्ट नहीं है। फर्क समझ में आ रहा है, अर्थ का अपना स्पेस होता है, कुछ है समझ में। ऐसे हर एक जितने भी प्लेनेट होंगे सबका अपना अपना स्पेस होगा, अंतरिक्ष होते होंगे, आकाश। इसी तरीके से ये हिस्सा हमारा वाला जो अंतरिक्ष है, क्योंकि देखो अपना जो कॉस्मोस है वो है ऐसे ही कोई और। भाई तुमने कभी वो सुना है ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कुछ आइडिया किसी को, साइज यूनिवर्स का साइज पता है, किसी को नहीं पता है। बस सीधी बात है, साइंटिस्ट को भी नहीं पता। यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड भी हो रहा है, लगातार चौड़ा हो रहा है, चौड़ा हो रहा तो और साइज आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो सिंपल है, यहां पर है अर्थ, ये वो चीज होती है जिसमें अर्थ के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मूव, यहां से बाहर आ जाते हैं, यहां से अंदर आ जाते हैं। तो ये जो बाउंड्री के अंदर वाला एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, स्पेस। और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जो लॉ के थ्रू चलता है, कानून। और ये कानून कौन से होते हैं, स्पेस लॉ। ऐसी बिलियंस ऑफ कॉस्मॉस ये किस में एग्जिस्ट करती हैं, यूनिवर्स में। ठीक है, तो ऐसे कई सारे जो कॉस्मॉस होंगे वो कहां आएंगे, यूनिवर्स में। इंपॉर्टेंट चीज, अब हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, महत्वपूर्ण टर्म्स। डिटेलिंग में नहीं जानना है, डिटेलिंग में हम लोग टेक वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, पहले कॉस्मोलॉजी थोड़ी सी पढ़ लीजिए। चीजें आपको लगभग पता होंगी, फिर भी मैं ये मान के चलता हूं, थोड़ा स्पेस पढ़े हो थोड़ा बहुत भी। गैलेक्सी का नाम क्या अपनी, मिल्की वे है। गैलेक्सी क्या होती है, हेडिंग पहले डालिए, गैलेक्सी, गैलेक्सी, गैलेक्सी को आई थिंक हिंदी में गैलेक्सी बोलते हैं ना, गैलेक्सी हिंदी में गैलेक्सी है ना, ठीक है। गैलेक्सी की क्या है, गैलेक्सी, अरे क्या है,
हमारा पूरा सोलर सिस्टम जिसमें काम करता है, ठीक है, कुछ हद तक ठीक बात है। तो हमारा सिस्टम काम करेगा क्या और भी कुछ होगा? नहीं नहीं, सोलर सिस्टम केवल हमारा देखो यहाँ पे दो टर्म आ गए। सोलर सिस्टम क्या है फिर बताइए, सही है, सोलर सिस्टम क्या है? नहीं नहीं, यूनिवर्स काफी सारे होते हैं, ये देखो थोड़ा सा डिबेटेबल है, समझो आराम यार, ये सोचो, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ और देखो कोई बात नहीं, तो समझो बात, मैं क्या समझा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो। जब भी कॉस्मोस को लेकर के कोई टर्म निकालो तो बहुत सोच के निकालना, क्योंकि आपने तीन टर्म बता दिए जो सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब सोलर सिस्टम एक हो गया, दूसरा भी क्या था, गैलेक्सी, तीसरा वर्ड का, तीन अलग कई सारे क्या होते हैं, यूनिवर्स होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? ये अपने आप में बहुत अलग अलग डेफिनेशन हो जाएगा। पहली चीज है सोलर सिस्टम बेसिक होता है। सोलर सिस्टम देखो सिंपल है, जब किसी भी स्टार के चारों तरफ कोई भी प्लेनेट मूव करे वो सेक्शन सोलर सिस्टम कहलाएगा। समझ में आ गई बात? हमारा अपना सोलर सिस्टम ऐसे दुनिया भर में मतलब कॉस्मोस के अंदर 50 सोलर सिस्टम होंगे, 50 लाखों जो भी होंगे। क्लियर हुआ? कंपलसरी सोलर सिस्टम में क्या एक स्टार होना चाहिए और उसके तरफ चारों तरफ रोटेटिंग करने वाले प्लेनेट होने चाहिए। बात खत्म हो गई। ठीक है, तो मैं अभी सोलर सिस्टम पे आऊंगा, पहले गैलेक्सी के बारे में बात कर रहा हूं। तो गैलेक्सी लिखिए, कुछ चीजें गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी में these are the structure that emerge after the big bang incident। यह ऐसी संरचना होती है जो बिग बैंग के बाद बनी है। समझ में आई बात? बिग बैंग आप लोगों ने सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत डिटेलिंग बिग बैंग आज तक आया नहीं एग्जाम में। बट बिग बैंग के बारे में दो चीज, जहां बिग बैंग लिखे हैं वहीं पे नीचे एरो करके लिखिए एक बंदे का नाम, जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर, आफ्टर द बिग बैंग इंसिडेंट। बिग बैंग इंसिडेंट हुआ था, जिसने ये सिद्धांत को दिया था, उनका नाम है जॉर्ज लेमेंटियर। स्टार लगा लीजिए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। लेमेंटियर, LAMENTIER, लेमेंटियर। ठीक बात है। अब इसमें कहना क्या, कहने का मतलब ये हुआ कि जॉर्ज लेमेंटियर साहब जो हैं, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को दिया था। अब यहां तुरंत क्वेश्चन आया, व्हाट इज बिग बैंग? तो बिग बैंग थ्योरी याद रखना, थोड़ा सा समझने वाली चीज होती है। 50 थ्योरी दी गई थी कॉस्मोस को बनने के लिए। हमारे अपने ग्रंथों में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। दुनिया भर के जितने भी जोग्राफर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, सबने अपनी अपनी थ्योरी दी है। हमें फॉलो अप किसको करना है? बिग बैंग थ्योरी। डिटेलिंग बिग बैंग पे भी नहीं आया हुआ है, बस बिग बैंग थ्योरी का नाम पूछा हुआ है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या हो गई आपकी, जो किसके थ्रू बनी है? ऐसी संरचना जो बिग बैंग थ्योरी के थ्रू बनती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, दे हैज, उनके होते हैं, दे हैज, नंबर 1 डिस्टिंक्ट शेप, अलग अलग आकार, अलग अलग आकार, डैश, स्पायर, स्पायरल, स्पायरल शेप्ड, वलयाकार, एलिप्टिकल शेप, गोलाकार, इररेगुलर शेप, अनियमित आकार। तो गैलेक्सी आपकी किसी भी तरीके से हो सकती हैं। पहली चीज है, ध्यान से देखो, बस समझना है खाली क्या चीजें होती हैं, क्योंकि डिटेलिंग नहीं है। ये देखो सामने आप जो इमेजेस देख रहे हो, ये सब अलग अलग तरह की गैलेक्सीज हैं। ठीक है, इलिप्टिकल, स्पायरल, इररेगुलर, ये गैलेक्सी के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारी वाली की क्या नाम है? मिल्की वे। उसका शेप क्या है? अपनी वाली का पता है आपको कौन सी है? इसमें से कौन सी होगी? ये होगी, ये होगी, ये होगी, स्पायरल होगी, पता होगा ना बेसिक। ठीक, तो हमारी ऐसी है। ये अलग अलग गैलेक्सी के नाम है। तो पहली चीज है, हम लोग किसी एक गैलेक्सी में रहते हैं जिसका नाम है मिल्की वे, जो भैया ऐसी है, बात खत्म। ऐसी पूरे यूनिवर्स में बिलियंस में गैलेक्सीज होंगी जिनके साइज अलग अलग होंगे, डिजाइन अलग अलग होगा। सिंपल बात होती है, किस डिजाइन के होंगे? सामने आपके डिजाइन होंगे। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, मैं जो समझा रहा हूं ध्यान से देखना। इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड दिख रहा है व्हाइट व्हाइट आपको, ये सब क्या है? एक स्टार है। एक डॉट जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, बहुत सारे जो चमक रहे हैं ना, वो एक स्टार है। और इस स्टार के चारों तरफ रोटेट करने वाले क्या होंगे? प्लैनेट होंगे। और इस प्लैनेट, मान लीजिए ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट के चारों तरफ रोटेट करने वाला क्या होगा? सैटेलाइट होगा। समझ में आ रही मेरी बात? कितनी ब्रॉड बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले
आपको ये जो इतनी बड़ी आपने देखी, मैं फिर समझा रहा हूं ध्यान से, क्योंकि इसमें अगर आपने समझ लिया एक बार, स्पेस साइंस आपका काफी क्लियर हो जाएगा। सिंपल बात है, ये जितने भी व्हाइट व्हाइट वाले वो एक स्टार हैं, उस स्टार के चारों तरफ रोटेट करने वाले प्लेनेट और एक प्लेनेट के चारों तरफ रोटेट करने वाला सैटेलाइट। ठीक हो गया एक। तो ये जो एक स्टार है वो अपने आप में क्या करता है, एक सोलर सिस्टम का काम करता है। हर स्टार अपने आप में सोलर सिस्टम नहीं होगा, आराम से, हर स्टार में सोलर सिस्टम, मतलब हर स्टार अपने आप में एज ए सोलर सिस्टम काम करेगा, या हर सोलर सिस्टम में एक स्टार होगा, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फिर क्वेश्चन सुनिए, एवरी सोलर सिस्टम हैज अ स्टार, एक स्टेटमेंट। दूसरा, एवरी स्टार वर्क एज अ सोलर सिस्टम। भाई लॉजिक बात है, हर सोलर सिस्टम, पक्की बात है, अगर सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें एक स्टार का होना कंपलसरी है, सही बात है। लेकिन हर स्टार के चारों तरफ प्लेनेट थोड़ी घूमते हैं। भाई तुम्हारे अपने जो अपना स्पेस है, स्टार देखे हो, पोलर स्टार, फला स्टार, उनके चारों तरफ कौन सा प्लेनेट घूमता है? क्लियर हो गया डेफिनेशन जरा? हाँ, ये ध्यान रखना इस चीज को लेकर के। टाइप ऑफ लिखो, नेक्स्ट राहुल को, इसी में गैलेक्सीज में देयर आर टू टाइप ऑफ, ये तो हो गया, ये तो हो गया। इसके अलावा इसी में देयर आर टू अदर टाइप ऑफ गैलेक्सी, दो अन्य तरह की गैलेक्सी होती हैं। टू अदर टाइप ऑफ गैलेक्सी, पहली होती है ड्वार्फ, पहली होती है ड्वार्फ यानी बॉनी, ड्वार्फ गैलेक्सी। दूसरी होती है जाइंट, जाइंट GINT, वृहद गैलेक्सी। अब तुरंत यहीं पे, जहां पे जाइंट गैलेक्सी है उस गैलेक्सी में अपनी गैलेक्सी को डाला गया है, यानी मिल्की वे अपनी जाइंट में। पहले फैक्ट्स, ये जितने फैक्ट्स दे रहा हूं ध्यान से नोट करना, जाइंट गैलेक्सी में, अपनी वाली गैलेक्सी इसी में है। अब दुनिया की जो सबसे बड़ी गैलेक्सी, दुनिया के, जब वर्ड मेरे मुंह से दुनिया निकल रहा है तो ये कॉस्मोस की बात कर रहा हूं मैं, बात समझ गया? तो इसको अपने आप समझना, दुनिया में हम अपनी बात नहीं कर रहे। उसका नाम है IC 1101, नोट कर लीजिए। लार्जेस्ट गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सी का नाम सामने, अभी तक, अभी तक, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं पता, इसके आगे हो सकता है साइंटिस्ट नहीं खोज लें तो अलग बात, अभी तक की ये होती, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी देख लीजिए। मिल्की वे इज आवर गैलेक्सी, है बैड स्पाइरल गैलेक्सी कंटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। समझ में आया? देखिए, कंटेनिंग 100 ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, में भाई बोला हर गैलेक्सी में कितने स्टार होते हैं? बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं। एक स्टार के चारों तरफ कोई चीज घूमेगी तो वो एक सोलर सिस्टम काम करेगा, नहीं तो कोई जरूरी नॉर्मल स्टार रहेगा। ठीक होगी बात? जरा ध्यान से समझना, ठीक है। स्पाइरल गैलेक्सी मैंने आपको, ये हमारी कुछ इस तरीके की, आपने मूवीज वगैरह देखी होगी, या फिर कोई हमारे यहाँ स्पिरिचुअल वाले नहीं होते तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जाता, रोटेट करते हैं। तो ये स्टार आपको दिख रहे हैं, व्हाइट 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 व्हाइट, छोटे छोटे डॉटेड दिख रहे हैं, ये डॉटेड का फोटो है जो कहां से इमेज की गई होगी? स्पेस से। तो ये आपकी गैलेक्सी, इसमें ये जो छोटा सा एक है, ये एक स्टार है। अब इसको काउंट करने जाओगे तो खत्म हो जाओगे। पीछे वर्ड क्या दिया हुआ था? बिलियंस ऑफ स्टार। क्लियर हो गया? तो बिलियंस में स्टार होते हैं, एक स्टार के चारों तरफ क्या होता है? सोलर सिस्टम। वो भी मैं सोलर सिस्टम पे आऊंगा। लिखिए दो तीन चीजें फैक्ट्स के बारे में, लिखिए। कॉमनली इट इज नोन एज एंड्रोमेडा, सामान्यतः इसे एंड्रोमेडा के नाम से बोलते हैं। कॉमनली इट इज नोन एज एंड्रोमेडा, सामान्यतः इसको एंड्रोमेडा, क्या नहीं है? नहीं नहीं, इसी को बोलते हैं, इसी को, इसी हम लोग दुग्ध मेखला भी बोलते हैं जनरल बात में, जनरली इसको, ठीक है। नासा वाले इसको एंड्रोमेडा वर्ड यूज किए हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप, +103 बिलियन स्टार्स, 103 बिलियन स्टार, समझ गए? 103 बिलियन प्लस स्टार्स इसमें अंदर होते हैं। 103 बिलियन ईयर्स होते हैं, बिलियन स्टार्स होते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल इसमें नहीं आऊंगा, क्योंकि देखो अपना टेक वाले पोर्शन में ज्यादा चलना है, कॉस्मोस वाले पोर्शन में, ज्योग्राफी में चलना, यहाँ नहीं, ठीक है। एक मिनट,
लिखिए, हेडिंग डालिए, स्टार्स, स्टार्स, तारे। पहला तारों में पहली हेडिंग डलेगी फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स या प्रोसेस ऑफ स्टार। स्टार बनते कैसे हैं, स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। डिटेलिंग मैंने बोला बिल्कुल नीड नहीं है, स्टेजेस पता होनी चाहिए। कौन से स्टेज होते हैं, ध्यान से देखिए इस इमेज में, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। आपका जो लाइफ साइकिल स्टार होता है, यहां से याद रखिए, एवरेज, रेड जाइंट, प्लेनेटरी नेबुला, व्हाइट ड्वार्फ। ध्यान से, यहां से है सीलियर नेबुला, लिख लीजिए, मैं इस पे लिखा देता हूं स्पेलिंग, मतलब स्टेप खाली, केवल स्टेप के नाम, डिटेलिंग बिल्कुल नहीं। पहला लिखिए SICLLAR, नेबुला, स्टेज 1। दूसरा एवरेज स्टार, एरो करके जो सामने लिखा हुआ है, रेड जाइंट, इंग्लिश में ये है, ये रेड जाइंट, लाल दानव बोलते हैं इसे, प्लेनेटरी नेबुला, ब्रह्मांडीय विस्फोट, प्लेनेटरी नेबुला, व्हाइट ड्वार्फ, प्लेनेटरी नेबुला, व्हाइट ड्वार्फ। 5 स्टेजेस, 1 2 3 4 5। हर स्टार यहां से बन करके यहां खत्म होता है। पहली चीज ध्यान से, इसके नीचे लिखिए इनिशियल स्टेज, इसके नीचे सीलियर नेबुला जो आपने लिखा हुआ उसके नीचे लिखिए फर्स्ट स्टेज या इनिशियल स्टेज। इसके नीचे लिखिए रेड जाइंट के नीचे लाइट एमिटिंग स्टेज, ऊर्जा उत्सर्जन चरण। तो जो तारे आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, स्टार जो अपनी लाइट, स्टार आपने पता खुद की लाइट जनरेट करते हैं, सुनियो, स्टार किसकी लाइट से चमकते हैं, सन की लाइट से, मून की लाइट से, शाबाश, अपनी लाइट से। भाई सीधी बात है, जो किसी और की लाइट से चमकते हैं वो सैटेलाइट है। चंद्रमा किसकी लाइट से चमकता है, कहां से चमकता है, अपनी अपनी लाइट ले हो, बहुत समस्या। चंद्रमा जितने भी सेट, कोई बात नहीं, आपने कॉस्मोस कहां तक टच में रहे हैं, छुआ है कॉस्मोस स्टडी में कभी, एग्जाम मतलब हाई स्कूल तक तुम लोग, एक तो कुछ चीज पूछत बोलो हाई स्कूल तक पढ़े हैं, बेसिक पढ़ा होगा आपने, कोई बात। देखिए सिंपल है, स्टार अपनी खुद की लाइट से चमकते हैं, सैटेलाइट हमेशा दूसरे की लाइट से चमकते हैं। एक चीज क्लियर। अब लॉजिक बात है, स्टार अगर खुद की लाइट से चमकेंगे तो कोई प्रोसेस उनके अंदर होती होगी, तभी तो होता होगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। कोई बात नहीं, नोट्स बनाते चलिए, ज्यादा अच्छा है। रेड जाइंट में लिखिए, क्या लिखिए, लाइट एमिटिंग स्टेज, वहीं नीचे लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, सन इसी स्टेज में, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये होता है आपका प्लेनेटरी नेबुला, यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्लास्ट स्टेज, विस्फोट चरण, प्लेनेटरी नेबुला, ब्लास्ट स्टेज। नेक्स्ट उधर वाले में व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ लिखिए, लास्ट स्टेज, एंडिंग स्टेज, लास्ट स्टेज, एंडिंग स्टेज। मतलब इस स्टेज के बाद जो ब्रह्मांड होता है वो आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। 3 क्वेश्चन उठ चुके हैं। पहला होता है, इसका नाम पूछा हुआ है, जितने भी स्टार होते हैं वो किस समय क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। तो हम और आप जो अपनी आंखों से देखते हैं वो ये दिखता है आपको, और यहां पे चंद्र जो भी स्टार होता है वो टूट जाता है ड्वार्फ स्टेज में जाकर के, ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होकर के व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान से समझना, बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, जनरली हमें लगता है जब कोई चीज खराब होने वाली होती है तो वो रेड हो जाती है, नहीं होता है। तो यहां पे ये गड़बड़ मत करना आप लोग, समझ गए मैंने क्या, क्योंकि रेड वाली स्टेज किसी भी स्टार के खत्म होने की स्टेज नहीं है, वो कब होगी, व्हाइट होगी। इसको इस तरीके से याद रखिएगा, हंसी मजाक वाली बात है, लेकिन व्हाइट बाल आपके हो जाते हैं बुजुर्गावस्था में, उसके बाद सेम कहानी होती है, ठीक है। तो स्टार आपको इस स्टेज में होता है। हम लोग अर्थ से जिन स्टार्स को देखते हैं उसकी लाइट किस कलर की होती है भाई, हमें जो नीचे रात को जब आप सोते हैं, स्टार, कभी स्टार देखे हैं, देखें कितने स्टार दिखते हैं आपको, लगभग गिने हैं, इतना टाइम नहीं है सर, स्टार थोड़ी गिनेंगे, सीधी बात है यार, बट लॉजिक है, होते बहुत सारे होंगे। तो वो जो लाइट दिखती है किस कलर की दिखती है, दिखती है आपको व्हाइट कलर की, इसका मतलब इस स्टेज में होंगे क्या, मतलब खत्म होने वाले सारे स्टार जितने देखो सब खत्म। तो लॉजिक बात है वो सब इस स्टेज में है।
अब वहां से जो रेड लाइट निकली और आपकी आंखों तक पहुंची, बीच में कई सारे फिजिक्स के फिनोमिना काम करते हैं, स्कैटरिंग, डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन, सुने हो, वो सभी के कारण आपको आपकी आंखों में किस कलर की पहुंचती है, व्हाइट कलर की पहुंचती है। बस इतना जानो, ठीक होगी बात। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट। वो जो कई बार कुछ स्टार होते हैं वो दूसरी चीजें प्रोसेस पकड़ लेते हैं और कुछ नहीं होता है, वो छोड़ दीजिए, नीड नहीं है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हेडिंग कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट हेडिंग CONST, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। हिंदी में इसी को बोलते हैं तारामंडल, सुना होगा मे भी आप लोगों ने। नक्षत्र जानते हो, नक्षत्र, नक्षत्र नहीं सुने हो, रोहिणी, आप लोग पैदा हुए हैं, पैदा हुए हैं, ठीक। तो आप लोग जब पैदा हुए होंगे तो आपके घर वालों ने कुछ बनवाया होगा पेपर, उसको बोलते हैं जन्म पत्र है, रे वाह, जन्म पत्री, सही बात है। कुंडली उंडली बनवाते हैं, तो उस कुंडली में जाकर के एक बार चेक करिएगा, तो आपके नाम के जब डिटेलिंग होती है तो जो पंडित जी होते हैं वो एक नक्षत्र लिखते हैं, आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। इसका मतलब सिचुएशन ऑफ जो स्टार्स होती होगी वो अलग अलग होती होगी, मूव करती है, तभी तो आपके जन्म के समय स्टार्स कैसे होंगे, और अभी जो स्टार्स होते हैं वो किधर हैं, यही तो चेक किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, ठीक। तो वो जो स्टार्स की सिचुएशन होती है उसी को बोलते हैं जो आपने लिखा हुआ है कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र। क्लियर हो गया? किसी को आइडिया अपना कौन से में पैदा हुए आप, किस में हुई हैं? स्वाति नक्षत्र में हुई हैं आप, ओके। बाकी लोगों को पता नहीं यार, मूल नक्षत्र, अच्छा। कोई राक्षस नक्षत्र वाला तो नहीं कोई? होता है, होता है, देव नक्षत्र बहुत होता है, एक राक्षस भी होते हैं। रोहिणी नक्षत्र बड़ा फेमस है, कृष्ण भगवान के लिए रोहिणी नक्षत्र बोला जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए तो आप कृष्ण भगवान हैं, क्योंकि इंडिया में हर दूसरे सेकंड में बच्चा पैदा हो रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र का जो टाइम होता है लगभग 36 दिन का होता है, तो 36 दिन में कितने बच्चे होंगे? सब कृष्ण भगवान। बात समझ रहे हैं? ठीक है, लिखिए इसमें दो तीन चीजें। द स्टार्स अरेंज इन अ मैनर, द स्टार्स अरेंज इन अ मैनर, तारे जब एक किसी विशिष्ट आकृतियों में व्यवस्थित होते हैं, विशिष्ट आकृतियों में अरेंज होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिलेशन के नाम से बोला जाता है, नोन एज अ कॉन्स्टिलेशन। एग्जाम्पल, आप लोगों ने वो सुना होगा सप्तऋषि मंडल, सप्तर्षि मंडल नहीं सुने हैं? सातों ऋषियों के नाम तो बहुत ही नहीं पता, किसी को पता है? 7 ऋषि के नाम, कोई बात नहीं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सप्तर्षि को क्या बोलते हैं? कोई बात, लिखिए ग्रेट बियर, ग्रेट बियर पहला है। दूसरा जो टेक्निकल नाम इसको बोलते हैं उर्सा मेजर, अर्सा मेजर बोलते हैं, URSA, अर्सा मेजर ग्रेट बियर कंबाइंड नाम होता है, MAJOR। सप्तऋषि मंडल, अर्सा मेजर, ध्यान से URSA, ये है आपका सप्तऋषि मंडल का नाम। मैं एक आपको दिखा देता हूं, कॉन्स्टिलेशन, ध्यान से, ये आपके 7 तारे होते हैं, दिख रहा है आपको इस तरीके से। वो मूवी देखे हो तुम लोग, शाहरुख खान वाली स्वदेश, वो सीन याद आ गया? अगर आपने मूवी देखी होगी तो रात में बच्चों को नहीं दिखाता इस करके। ये आपके सामने जो था, ये एक डिजाइन बना रहे हैं मोटा मोटी, ऐसे आपको कई सारे अलग अलग, आपको क्या देखो, ये चूंकि ये इसी वाले में खुला हुआ है, बट 1 2 3 4 5 6 7 ये 4 एक साथ होते हैं, कैसे निकला होता है, ठीक हो गया? ऐसे करके 50 तरीके के कॉन्स्टिलेशन होते हैं, नाम लिख लीजिए। अर्सा मेजर पहला हो गया, दूसरा लिखिए ओरियन ग्रेट हंटर, इंग्लिश में ये भाई साहब, ओरियन, ORIEN, ओरियन ग्रेट हंटर। थर्ड सिग्नस स्वान, CYGNUS, सिग्नस स्वान, SWAN, सिग्नस स्वान। नेक्स्ट हाइड्रा, नेक्स्ट हरक्यूलस, हरक्यूलस, ये सब अलग अलग क्या हैं आपके कॉन्स्टिलेशंस हैं, बोलो, ठीक। अभी मैं आपको बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू IAU
अकॉर्डिंग टू IAU का नाम आपको कई जगहों पे आने वाला है, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये दुनिया भर की इंस्टीट्यूट है, यूएन का पार्ट है। यूएन की एजेंसी होती है जो स्पेस के बारे में आपको डेटा देती है, IAU। उसके अकॉर्डिंग इन अर्थ कॉस्मोस, अर्थ के अंतरिक्ष में 88 आपके क्या हैं, कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, इसमें से जो सबसे बड़ा है उसका नाम है सेंटरस। सबसे बड़ा जो है उसका नाम है सेंटरस, CENTAURUS, सेंटरस। ध्यान से लिखते चलिए फैक्ट, सेंटरस पहला नाम हो गया, CENTARUS। टोटल इसमें 94 स्टार, सेंटरस। ठीक है, सबसे छोटा है अपना, जो लिखा हुआ आपने, अपना मतलब यही वाला, कौन सा, अर्सा मेजर, 7 स्टार, अर्सा मेजर 7 स्टार। ठीक है, IS का क्वेश्चन है ये, मुझे याद है, पोलर स्टार वाला पूछा हुआ था ना मैंने कि कहां पे आपको, आप रात को जा रहे हैं और आपकी आंखों के सामने, यानी आप जिधर की तरफ चल रहे हैं उसके राइट में पोलर स्टार है, कुछ इस तरीके। पोलर स्टार सुना ध्रुव तारा आपने, हाँ, तो राइट में पोलर स्टार है, तो आपका घर उस जिधर आप जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, ये क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन था एक तरीके से, बट आया था GS में। तो इसमें आपको पोलर स्टार की लोकेशन पता होनी चाहिए ना, अभी बताता हूं मैं आपको उसके आगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, टोटल 27 कॉन्स्टिलेशन, टोटल 27, ब्रैकेट में लिखो स्टार ग्रुप। 27 नक्षत्र होते हैं, जो अभी आप लोग नाम गिना रहे थे, 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, इसमें से जो एग्जाम में नक्षत्र आ रखे हैं उनके नाम नोट कीजिए, मेघा, स्वाति, चित्रा, विशाखा, रोहिणी, रेवती, घनिष्ठा, आद्रा, ARDRA, आद्रा। ये हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बाकी और भी बहुत होंगे, नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आद्रा, ARDRA, आर्द्रा। चल नेक्स्ट आइए, जोडियक, सुना है सबने, नेक्स्ट आइए हेडिंग, जोडियक, राशि चक्र, सबको अपनी अपनी पता है, इंग्लिश में पता है, हिंदी मीडियम में पता है, दोनों में पता है सर। अच्छा, सबसे बढ़िया वाले कौन से होते हैं, मतलब सबसे बढ़िया राशि किसकी होती है, लियो, खुद की है क्या, क्या, पाइसिस, मीन, अच्छा पिस्कस, हाँ जी, है ना, सीधी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, हद सब अपनी अपनी गिनाओगे फिर तो सीधी बात है, सबकी अपनी अपनी होती है। सबसे खतरनाक होते हैं, अच्छे वाले तो नहीं, सबसे खतरनाक होती है कैंसर, कहते ना, कर्क राशि है किसी की, खतरनाक का सेंस वो चालाक माने जाते हैं, ऐसा कुछ इनका ट्रेंड है। और नहीं, रहने दीजिए, ठीक है, बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की जो जो है आपको अपनी पता होनी चाहिए, जरूरी है। कई बार पहले हम लोग लेक्चर लेता हूँ ना, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मुझे ना एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत पढ़ा हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी, तो मुझे 2-3 चीज़ें पता चल जाती, तो कई बार जब कुछ अभी बातें आने वाले दिनों में आपको मैं बताऊंगा, तो बहुत सारे बच्चे अपनी कुंडली कहते सर चेक ही कर लो एक बार, IS PCS के लिए क्या है कि नहीं कुछ है। ठीक बात है, कुंडली देखी आप लोगों ने अपनी, उसमें डिजाइन उजाइन सब देखा है आप लोगों ने, कहाँ पे क्या होता है ना, उसमें वो पंडित जी देखे होंगे, यहाँ पे एक नंबर पे ये, 5 नंबर पे ये ग्रह हैं आपके यहाँ, तो उसमें बहुत, हाँ, तो उसमें आपने सुना होगा मंगल दोष, पितृ दोष, काल सर्प, सुने हो सब, सबकी कुंडली में ही होगा, क्योंकि आपको पता तो है नहीं क्या होता है, पंडित जी को कमाना भी तो है, तो सीधी बात आपको दोष बता देंगे, सीधी बात है, बट उसका एक तरीका होता है, आपको जानकारी नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है जानकारी के लिए। 1 नंबर पे, खैर लिखिए अगला, ये छोड़ दीजिए, समस्या हो जाएगी, घर जाके दिक्कत क्या, मैं भी बता दूंगा कुछ आपको। अब घर जाके आप पहले कुंडली खोलोगे, नोट्स खोलो ना खोलो, सबसे और लिख, मैं बहुत ऐसी फैक्ट्स बताता आपको कि वो लिटरली नहीं बताऊंगा ना, 99% एक्यूरेट फैक्ट है वो, कि जिसकी कुंडली में वो है बंदा,
और जिसकी नहीं है वो डिमोटिवेट हो गया, उसका क्या होगा सोच के देखिए। इसीलिए बराबर हैं आप सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करिए, ठीक बात। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वासर्स। क्वासर्स नेक्स्ट फैक्ट्स, क्या चीज नहीं जोड़े में तो आपको पता है ना, मैंने इसीलिए पूछा ना, आपको सबको अपने भी पता है ना राशियां क्या होती हैं, खत्म बात, वो इंपॉर्टेंट। कितनी होती है टोटल? 12 होती है, हाँ बस इतनी है जानकारी होनी चाहिए, बस दैट्स इट, पूछा नहीं है। नेक्स्ट क्वासर्स, QUASARS, क्वासर्स लिखो। इट इज अ रेडियो सोर्सेज, इट इज अ रेडियो सोर्सेज, यह एक रेडियो स्रोत है, सिचुएटेड फ्रॉम द अर्थ अप टू 10 बिलियन लाइट ईयर, अप टू 10 बिलियन लाइट ईयर, जो पृथ्वी से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। क्वासर्स 10 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, ये हुआ टेक्निकल भाषा में। अब आइए लेमैन लैंग्वेज, क्योंकि देखो टेक्निकली किताब वाली बातें तो हर किताब में अवेलेबल, सिंपल है। अभी मैंने आपको पीछे अपनी गैलेक्सी बताई थी, तो ऐसे समझो ये आपकी गैलेक्सी थी, कुछ इस तरीके से थी, तो ये जो ये सेंटर का पॉइंट होता है, ये हर गैलेक्सी का क्वासर कहलाता है। बात समझ गए? हम और आप कहां पर हैं? यहां कहीं हैं। सोलर सिस्टम एक ये सोलर, जैसे हमारा यहाँ पे आपने सन है, सन के चारों तरफ आपने सुना होगा वो होता है ना, रोटेट करता रहता है ऐसे चारों तरफ, ये तो ये हम यहाँ पर हैं। तो हर गैलेक्सी का जो सेंटर पॉइंट है वो क्वासर है, बात खत्म। तो लिखिए दूसरी लैंग्वेज में, द सेंटर पॉइंट ऑफ एवरी गैलेक्सी, हर गैलेक्सी का मध्य का क्षेत्र। लॉजिक बात है, यही जो क्षेत्र होता है इसी को बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल भी सुना होगा आप लोगों ने, इट इज कॉमनली नोन एज अ ब्लैक होल, इसी को ब्लैक होल भी बोलते हैं। ब्लैक होल के बारे में आगे जानेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आइए पल्सर, पल्सर नेक्स्ट हेडिंग, ये सब टर्म्स बता रहा हूं मैं आपको। पल्सर इट इज नोन एज न्यूट्रॉन स्टार, इसको न्यूट्रॉन स्टार के नाम से बोलते हैं। पहला छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आइए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये एक बार यूपीपीसीएस में आया हुआ था पल्सर न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। नेक्स्ट आइए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, थोड़ा स्पीड में आइए, बहुत सारे फैक्ट्स हैं क्योंकि डिटेलिंग में तो समस्या हो जाएगी आपको बताने में। प्रॉक्सिमा, ध्यान से, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सी से सेंचुरी, लिखिए नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से सबसे नियर का तारा। अर्थ का मतलब मैं अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे नियर तो क्या है? सन है ना भाई, सीधी हमारे पास सबसे पास सन, तो सन के बाद जो सबसे नियरेस्ट है उसी को तो माना जाएगा सोलर सिस्टम में। तो नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द सोलर सिस्टम, डिस्टेंस लिख लीजिए 4.2 लाइट ईयर, 4.2 लाइट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट आइए डॉग स्टार, डॉग स्टार, डीओजी, डॉग स्टार। डॉग स्टार के बारे में सुना किसी ने? 1 2 3 4 5 6 बार का क्वेश्चन है यूपी का। डॉग स्टार में सिंपली लिख लीजिए ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द कॉस्मोस, अंतरिक्ष का सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा, डॉग स्टार। साइरस सबने सुना होगा, वही इसी को बोलते हैं साइरस, CYRUS, साइरस स्टार। नेक्स्ट पोलर स्टार, मैंने जो भी आपको क्वेश्चन आया था, पोलर स्टार, ध्रुव तारा बोलते हैं इसको। कहां पर है? हाँ कहां पर? नॉर्थ में। भाई सिंपल है, अर्थ आप लोग जानते ही हैं, ये जो अर्थ है ना, अर्थ का जब आप नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो यहां से सीधे 90 डिग्री पे देखेंगे तो यहां पे आपको जो स्टार मिलता है उसको बोलते हैं पोलर स्टार। अब आईएएस के क्वेश्चन पे आते हैं। आईएएस का क्वेश्चन था कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां से राइट में पोलर स्टार है, आराम से, और आपका घर आपके लेफ्ट है। क्वेश्चन समझ में? आपने दिमाग से कैलकुलेट करिएगा। तो पूछ रहा है कि आपको अपने घर जाने के लिए किस डायरेक्शन में मुड़ना होगा। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन बतानी है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? आप जिधर जा रहे हैं उसके राइट में पोलर स्टार है, तो पहली चीज है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? वेस्ट जा रहे हैं, पक्की बात है।
भाई सिंपल है, इसका मैं यहां पे हूं मान लीजिए, तो मैं यहां से या तो इधर जा सकता हूं या इधर या इधर या इधर, यही तो 4 डायरेक्शन है। लॉजिक है, मैं जिधर भी जा रहा हूं वहां से राइट में पोलर स्टार है, इसका मतलब मैं इधर जाऊंगा तो राइट ये हुआ। भाई इंसान ऐसे है, देखो आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, सेम ही बात है। तो ये मेरा राइट, ये लेफ्ट है आपका। तो लॉजिक इसका मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये राइट लेफ्ट हो गया, तो जब मैं ऐसे हो गया तो ये लेफ्ट ये राइट हो गया, तो जब इधर हो गया तो लॉजिक ये राइट ये लेफ्ट हो गया, तो जब मैं इधर जा रहा हूं तभी तो राइट में मैं इधर पहुंचूंगा। इसका मतलब मैं किधर जा रहा हूं, वेस्ट में जा रहा हूं। अब क्वेश्चन है कि आप जिधर जा रहे हो वहां से लेफ्ट में आपका घर है, तो लॉजिक है जब मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब कुछ याद है अभी मैंने बनाया इस तरीके का हुआ, ऐसे जा रहा हूं तो ये हिस्सा मेरा मैं ऐसे हूं, ये हिस्सा राइट, ये हिस्सा लेफ्ट। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं ऐसे हो गया, ये राइट ये लेफ्ट, तो मुझे लेफ्ट की तरफ अगर मुड़ना इधर की तरफ, तो लॉजिक की बात है किधर की तरफ जाना है, साउथ। तो मेरा घर किधर है, साउथ। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं पूछी थी, बस आपको क्या पता होना चाहिए था, पोलर स्टार, ये क्वेश्चन था। बात समझ रहे हैं? तो सिविल्स थोड़ा स्टैंडर्ड को समझिए, कहां पे क्या पूछ लेता है, लिख लीजिए। कुछ लिखिए उसमें, सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, सबसे उत्तर की तरफ स्थित होता है। सिचुएटेड एग्जैक्टली राइट एंगल फ्रॉम द नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव के सीधे समकोण पर स्थित होता है। उत्तरी ध्रुव के सीधे समकोण पर स्थित होता है, एग्जैक्टली सिचुएटेड राइट एंगल ऑफ द नॉर्थ पोल। ठीक है, डन। नेक्स्ट, बेबी बूम गैलेक्सी। फैक्ट्स में नेक्स्ट पॉइंट आइए, बेबी बूम गैलेक्सी। बेबी बूम, आज कोशिश करेंगे करवा देते हैं आपको। बेबी बूम, इनिशियल स्टेज ऑफ ए गैलेक्सी, किसी भी गैलेक्सी की बनने की अवस्था, बेबी बूम। सिंपल भाषा में ध्यान से, जो मैंने पीछे भी गैलेक्सी आपको बताई थी, क्या लगता है गैलेक्सी में आपके जितने भी स्टार होते हो बनते भी तो होंगे। ध्यान, मैंने अभी आपको स्टार बनाने की स्टेज बताई थी कि स्टार बनने से खत्म हो रहा होगा, तो स्टार बनने से खत्म जिस जगह पे होगा उस जगह को गैलेक्सी तो बोलेंगे भाई। तो हर गैलेक्सी में कोई ना कोई स्टार बनने से भी खत्म होता होगा। तो किसी भी गैलेक्सी की जो सबसे पहली स्टेज होती है वो ये होती है, बेबी बूम गैलेक्सी। क्लियर हो गया? लिखिए, इसका जो अप्रोक्सीमेट स्पीड है वो है 4000 स्टार्स पर ईयर, 4000 तारे एक साल में, लगभग। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सन। सन, सूरज देखा है आप लोगों ने? देखा ही है सर। चलिए सूर्य के अंदर देख लेते हैं क्या कहानी होती है। बहुत इसमें सोलर स्टॉर्म्स को लेकर के और सोलर फ्लेयर को लेकर के बड़े क्वेश्चन उठे हुए हैं। सन, देखिए ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सन होता है। वैसे आप ऑब्वियस नेक्ड आई से तो सूरज नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसके थ्रू देखते हैं, गॉगल्स देखे आपने, एक आते हैं आपके, दूसरे होते हैं नहीं, अगर घर में होता है तो जो मतलब सभी लोगों को कहूंगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, एक्सरे सबके घर में होता है, वो क्या बोलते हैं जब वो लगता है एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, तो लोग जाकर के देखते हैं तो नेक्ड आई से नहीं दिखता। लेकिन अगर आप उसको देखें, अच्छा नेक्ड आई से क्यों नहीं देखते सन को? नेक्ड आई से क्यों नहीं आप देखते हैं? अभी बाहर निकल के सन को देखेंगे नेक्ड आई से तो ऑब्वियस देख नहीं सकते। उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन, एक तो लाइट बहुत तेज होगी, आपकी आंखों को नुकसान करेगी। दूसरे, उससे जो रेज आती है नाम है उनका यूवी। वो यूवी क्या करेंगे, आपकी आंखों को डैमेज कर देंगे, और लिटरली डैमेज कर देंगे। उसको रोकने के लिए हम एक क्या लगाते हैं, लेयर, उसका नाम होता है एक्सरे। तो एक्सरे फिल्म से जब आप देखते हैं तो इस तरीके का सन आपको दिखेगा। ध्यान से देखने पर बहुत रेयर चांस है कि आपको नॉर्मली दिख जाए। ये जनरली किससे होता है, टेलीस्कोप से। इसमें कुछ स्पॉट आपको मिलते हैं, जब सन को अगर कट किया जाए तो सन के अंदर ये स्ट्रक्चर्स आपको मिलता है। ठीक हो गई बात? इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले 2-3 पॉइंट लिखिए सन में। देखिए, इट इज अ मीडियम साइज स्टार। मीडियम साइज स्टार, मध्यम साइज का तारा है, मीडियम साइज स्टार। इसका डाया लिखिए 13.84 लाख किलोमीटर। 13.84 लाख किलोमीटर, 13.84 लाख। डाया समझते हो सब लोग? व्यास, सर्किल होता है ना, किसी ये सर्किल है आपका, इस सर्किल का डाया ये हुआ, ये कितना हुआ, 13.84 लाख किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये 13.8 लाख किलोमीटर ये इसका डाया है। नेक्स्ट,
टेम्परेचर लिखो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट कंपोजिशन, कंपोजिशन में 70% हाइड्रोजन है, 28% हीलियम है, 70% हाइड्रोजन है, 28% हीलियम है और 2% में हैवी मेटल, 2% में हैवी मेटल। इन हैवी मेटल में होते हैं लिथियम और यूरेनियम, 2% में लिथियम और यूरेनियम। ये कंपोजिशन स्टार लगे, बड़े काम के क्वेश्चंस हैं, लिथियम और यूरेनियम। प्रेजेंट एज लिखिए सन की, वर्तमान एज है 4.5 बिलियन ईयर, प्रेजेंट एज है सन की 4.5 बिलियन ईयर। कंडक्टिव जोन है ना ये, ठीक है। कंडक्टिव, रेडिएटिव, कोरोना, 1 2 3, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना पाओगे, ये स्ट्रक्चर बना पाओगे तुम लोग? नहीं बना पाओगे तो 3 सर्किल बना लो, कोई बात नहीं, 3 सर्किल बनाइए ऐसे करके ध्यान से। 1 2 3, ये 3 नाम है, 1 2 3। ये 1 2 3 जो नाम है, इनके नाम मैं यहां पे आपको लिख दे रहा हूं, ध्यान से इसको मैच कर लीजिएगा। पहला नाम है आपका बाहर वाला, दैट इज क्रोमोस्फीयर, दिख रहा है? ये है आपका 1 नंबर, दूसरा होता है ये है 2 नंबर और तीसरा नंबर है आपका रेडिएटिव जोन। ध्यान से, 1 नंबर एक्सटर्नल वाला नोन एज द क्रोमोस्फीयर, हिंदी इंग्लिश सेम। दूसरा हिस्सा कहलाता है तुम्हारा कन्वेक्टिव जोन, उसमें से फोटो देख लीजिएगा, इमेज क्या स्पेलिंग। और तीसरे वाले में है रेडिएटिव जोन, थर्ड होता है रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन। समझ में आया? इसमें ध्यान से बीचों बीच में आपको एक हिस्सा है, उसको क्या नाम लिखा हुआ है? कोर। तो आप इसको यहां पे एग्जैक्टली नहीं होता है, वो ट्रायंगल शेप होता है, यहां पे ऐसे करके इस हिस्से को कुछ इस तरीके से, और ये हिस्सा तुम्हारा क्या कहलाता है? कोर। ध्यान से, सबसे गर्म पोर्शन यही होता है सन का। अच्छा, आप लोगों ने कभी वो आग जलाई? आग, फायर तो जलाते होंगे ऑलमोस्ट, या कभी आपने दीपक को जलते हुए देखा है? माचिस को जला के दीपक उपक जलाया है? ध्यान से मुझे सोच के बताइएगा, ये बन गया स्ट्रक्चर। आप लोगों ने फायर अगर देखी हो तो कुछ इस तरीके के होते हैं। दीपक उपक कभी बनाए हो ऐसे करके? स्कूलों में बना के वो सब कलर पलर करते, ऐसे ही बनता था। ठीक, पॉइंट क्या है, क्या इन तीनों का कलर एक होता है या अलग अलग? आपने बनाया हो, कभी ध्यान दिया इस पे कि सब एक ही जैसा कलर कर मारा? ये दिया बड़ा गड़बड़ लग रहा, कोई नहीं, मेरी आर्ट छोड़ दो मुझे, ठीक है, समझ गए? तो ये जो तीनों अलग अलग कलर होते हैं, इन कलर में पूछा था कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होता है। मतलब आप इसमें कौन से हिस्से में अगर फिंगर डाल दीजिए तो जलेगी नहीं। समझ में आई बात? तो लॉजिक बात है, ये हिस्सा मिनिमम होता है और ये हिस्सा मैक्सिमम होता है गर्म। दिक्कत ये है कि इस हिस्से में आने के लिए आपको इस हिस्से होकर आना पड़ेगा। सही बात है? अगर आपको फिंगर इसमें लानी है तो इसको क्रॉस करके ही आओगे कि नहीं आओगे? तो जब क्रॉस करके आओगे तो इस हिस्से को ऑटोमेटिकली आपका जलेगा कि नहीं जलेगा? ये रीजन। तो कभी आपसे पूछे कि आपको गर्मी आंख से कब महसूस होती है, तो इस वाले हिस्से से महसूस होती है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अब आते हैं सन में। तो पहली हेडिंग डाल दिया, फैक्ट्स 2-3 लिखा देता हूं। नंबर 1 कोर, फैक्ट्स में नंबर 1 कोर। कोर, कोर में लिखिए 3.48 लाख किलोमीटर, 3.48 लाख किलोमीटर। जो मैंने आपको वो बताया था टेम्परेचर सन का, वो इसी का टेम्परेचर था। 15 मिलियन वाला पीछे लिखे थे ना, वो इसी का टेम्परेचर था सन वाले का। ठीक है। सूरज की एनर्जी का, यूपीपीसीएस का सबसे मैंने पीछे भी बता दिया था, कोई भी स्टार की एनर्जी का रीजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। ध्यान रखिए, नाभिकीय संलयन। एक फिशन भी होता है, वो अलग होता है। नेक्स्ट, तो पहला हुआ ये। दूसरा लिखिए रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन कहीं लिखा होगा, यह है दूसरा रेडिएटिव जोन। इसको बोलते हैं हिंदी में विकिरण मेखला। विकिरण मेखला, रेडिएटिव जोन।
इट रिलीजेज फोटोन, ये फोटोन को निकालती है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो लाइट आती है लाइट सूरज से, वो यहीं से आती है। ब्रैकेट में चाहिए तो जनरल लैंग्वेज में लिखने के लिए लेमन में लिख लीजिए लाइट, आपको समझने के लिए, जो उजाला आता है वो। थर्ड होता है कन्वेक्टिव जोन, दिस वन नहीं था, ये कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन इट इज मेड बाय सेल्स, कोशिकाओं से निर्मित है, मेड बाय सेल्स, ठीक है, मेड बाय सेल्स, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कन्वेक्टिव जोन के बाद, कन्वेक्टिव जोन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, इसीलिए मैं इमेजेस पे जाता नहीं, ये सब ऐसे ही दिया रहता है गूगल पे, तुम लोग गूगल के भरोसे बैठे रहते हो इसीलिए दिक्कत हुई। लिखिए कन्वर्टेड इनटू 3 पार्ट, मतलब जो आपका लास्ट वाला पोर्शन होता है कन्वेक्टिव जोन, उसके अंदर के भी 3 हिस्से होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से। सबसे पहले आपने सन लिखा, सन के आपने कितने पार्ट पढ़े, 3। पहला पार्ट का नाम हो गया, दूसरा, अब हम लोग कितने पे हैं, तीसरे पे। इस तीसरे वाले के भी 3 हिस्से, ये मैं बता रहा हूं। तो इस वाले का नाम लिखिए, पहले वाले का, इसका नाम है फोटोस्फीयर, PHOTO, फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 6000 डिग्री टेम्परेचर है इसका, 6000 डिग्री टेम्परेचर है इसका। और इट कंटेन सोलर स्पॉट, स्टार लगा लीजिएगा, यही सोलर कलंक को रखता है। इट कंटेन सोलर स्पॉट, पीछे मैंने दिखाया था सोलर स्पॉट टाइप का, ये जो स्पॉट आपको दिख रहे हैं ये वाला है, सबसे एक्सटर्नल लेयर को बोलते हैं इसको, ये सोलर स्पॉट दिख रहे हैं ये। दूसरा पोर्शन लिखिए क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर के बाद सेकंड है क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल। ये लिखो एटमॉस्फियर ऑफ सन, सूरज का एटमॉस्फियर है, ये पर्यावरण है सूरज का, सन का वायुमंडल है। जैसे अर्थ का वायुमंडल होता है अपना, ऐसे ही सन का वायुमंडल ये हिस्सा कहलाता है। और तीसरा हिस्सा कहलाता है कोरोना। थर्ड पोर्शन होता है एक्सटर्नल, बीच वाला उसके ऊपर सबसे ऊपर, तो यहां पे लिखा हुआ द कोरोना दिख रहा है, तो कोरोना ही लिखना, कोविड ना लिख लियो, कोरोना है, पता आदत हो गई ना, पता चले कोरोना। एक्सटर्नल मोस्ट लेयर, एक्सटर्नल मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी, सन की सबसे आखिरी परत, कोरोना। 2 चीजें होती हैं, नंबर 1 इट रिलीजेस सोलर विंड्स, यही सौर पवने रिलीज करता है, स्टार लगा लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा जो भी आप करते हैं, सोलर विंड्स। दूसरा, अच्छा इसको एक बार आया हो, आईएएस का क्वेश्चन है, सोलर विंड जो रिलीज होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस, ध्यान से, प्रोमिनेंस, इंग्लिश हिंदी सेम। प्रोमिनेंस नाम होता है सोलर विंड्स का निकलना, सन से विंड्स निकलती है, ठीक है, गर्म होती है उस तरीके से कुछ होता है, प्रोमिनेंस, ठीक है, डन, ठीक है। यहीं पे तुरंत फैक्ट्स, मैंने डिग्री बता दिया, सेंटर हो गया आपको, हाँ तुरंत वहीं पे फैक्ट्स लिख लीजिए, फैक्ट्स करके, ये प्रीलिम्स के फैक्ट दे दे रहा हूं जो आए हुए एग्जाम में, तुरंत लिखिए। सोलर ईयर, जानते हो सोलर ईयर कितने दिन का होता है? लूनर ईयर, सोलर ईयर सुना है तुमने? सौर वर्ष, चंद्र वर्ष, कितना होता है सोलर ईयर? अरे अपना साल कितना होता है यार, वही सोलर ईयर होता है, कितना होता है, कितने दिन का होता है? 365 डे 6 आवर, कायदे में 6 घंटे 24 मिनट का होता है, बट ये आपका हिसाब बैठता है, सोलर ईयर्स को बोलते हैं। तो इसको इंटू 4 जब लॉजिक बात है तो हम ये जो 6 घंटा है इसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा साल कितने दिन का है? 365 दिन का है, ठीक। इसको 6 घंटा, फिर अगला 6 घंटा, फिर अगला 6 घंटा, और जैसे नेक्स्ट वाला 6 घंटा आएगा तो 6 इंटू 4 24 हो गए। तो ये जो 24 घंटे हो जाते हैं जब यहां पे ऐड करोगे तो इस साल के बाद ये 6 के बाद यहां, फिर अगला, इस तरीके से आएगा 6 का गैप लेके। तो इस तरीके से जो होता है इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर। सबको पता होगा लीप ईयर। तो लीप ईयर में 29 दिन जो फरवरी में आपने 29 डेज होते हैं वो यही होते हैं। तो कैसे 29 दिन आ गए, हिसाब समझ में आ गया? 6 घंटे के हिसाब लगाइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा अच्छा हेल्प एंड लिबे वाले ऐड में था कि फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं? 29 मार्च को भी कर सकते थे। किसी को इसका जवाब पता है? मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूं। हो सकता है किसी की लॉजिक तो है, मार्च 28 दिन का हो सकता था, हो तो सकता था, होने में क्या दिक्कत है? मार्च भी हो सकता था, फरवरी ही क्यों है इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, बट फरवरी 29 की क्यों होती है ये समझ में आ गया, इसलिए होती है। समझ में आया? लीप ईयर, लीप ईयर को कैसे डिफाइन करेंगे? कौन सा क्या होता है लीप ईयर? इस साल लीप ईयर है ये,
अपना इस साल लीप ईयर है, इस साल नहीं है। अब अगला कब आएगा? 2028 में आएगा। सीधी बात है, द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4। कोई भी ईयर 4 से अगर पूरा पूरा कट जाती है तो वो लीप ईयर होता है। बेसिक डिफरेंस ये होता है। तो 28 में आएगा। नेक्स्ट ईयर तो नहीं है। 2028 किससे कटेगा? 4 से डिफाइन कटेगा। तो नेक्स्ट अब जब आएगा आपका 2028 वो लीप ईयर है। आप में से कोई है जो लीप ईयर में पैदा हुआ फरवरी में? एक आध लोग होते हैं जो 29 फेब को पैदा हुए हैं। तुम 29 फेब पैदा हुए हो, शाबाश। लग रहा था मेरे को, डाउट था मेरे को। देखो ठीक बात है। चलिए अगला ये तो हो गया आपका सोलर विंड्स, ठीक है, डन। नेक्स्ट आइए प्लैनेट्स। प्लैनेट्स